नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गेस पेपर्स की और गेस पेपर्स में हम सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का जो एक्सटेंशन एजुकेशन का कोर्स है यानी कि एक्सकॉम की हम बात करने वाले हैं और उसमें जो रूरल सोशियोलॉजी है, जो आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा और बेसिक बातें मैं आपको बताऊं तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो ये पीडीएफ है, क्योंकि सभी बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो पीडीएफ आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज पे मिल जाएगी और साथ में ये जो सॉल्यूशन है वो भी वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। पीडीएफ के साथ ही सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, लोगों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सबसे पहले सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स जो नेम है उनकी बात करेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा की बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में आपको अर्बन सोसाइटी और रूरल सोसाइटी दोनों कैसे जो है एक दूसरे से अलग है, इसकी चर्चा करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, अर्बन सोसाइटी में क्या क्या फैसिलिटीज होती है, ठीक है, और रूरल सोसाइटी में किस प्रकार की फैसिलिटीज देखने को मिलती है, बेसिक बातें हैं, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में सोशल कंट्रोल की और सोशल चेंज की बात करेंगे। ठीक है, एक ऐसी चीज है जो सोसाइटी को चेंज होने के लिए कहती है कि धीरे धीरे परिवर्तन आना जरूरी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसका मतलब सोसाइटी में भी परिवर्तन आना जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा परिवर्तन ना आए, इसलिए सोशल कंट्रोल्स होना भी जरूरी है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो कि सोसाइटी के लिए हानिकारक है उनको रोके रखना, वो आपके सोशल कंट्रोल में आता है। ठीक है, इसके बाद में मोड्स और टेब्यूज की बात करेंगे। क्या होते हैं कास्ट और क्लास, ये भी इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। कास्ट और क्लास क्या होती है, दोनों में जो अंतर है वो काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं, यहां पर बात करेंगे कि सोशल ग्रुप क्या होते हैं, इनको एक्सप्लेन करो विद इट क्लासिफिकेशन, इनके क्लासिफिकेशन के साथ ही इनको एक्सप्लेन करेंगे। इनलिस्ट करेंगे एक्सप्लेन फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को प्रभावित करने वाले जो आपके कारक है उन सब की बातें हम इसमें करेंगे। ठीक है, इसके बाद में लॉन्ग टाइप फर्स्ट है। लॉन्ग टाइप फर्स्ट में हम बात करेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है। ठीक है, पर्सनैलिटी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है और एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है। ठीक है, इन सब की चर्चा करेंगे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके स्टेप्स, उसके एलिमेंट्स, सब की बातें करेंगे। ठीक है, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन क्या होती है उसकी भी बात करेंगे। सिचुएशन में क्या क्या चीजें दिखाई देती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। इसके बाद में आ जाता है कि इन पे हमें क्या करना है, कमेंट करना है। कल्चर क्या होता है, कस्टम क्या होता है, जो हम कहते हैं कि फॉल्क वेज क्या होते हैं, ठीक है, रिचुअल्स क्या होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फॉल्क कर लेना, ठीक है, FOLK, फॉल्क वेज क्या होते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आर हो गया है, ये गलती से हो गया है। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेडिशंस है वो क्या होती है, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। आगे बात करें टाइप सेकंड की तो व्हाट इज लीडर, लीडर क्या होते हैं, साथ में टाइप्स ऑफ लीडर एंड इंपोर्टेंस ऑफ ग्लोबल लीडर इन एक्सटेंशन एजुकेशन, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ लोकल लीडर, जो लोकल लीडर है उसके सिलेक्शन की भी बात करेंगे, कैसे सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, इसकी बात करेंगे, डिटेल्स में इसकी चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी भी बात करेंगे। रूरल सोशियोलॉजी, मीनिंग, इंपॉर्टेंस और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इन दोनों का रिलेशन भी देखेंगे। रूरल सोशियोलॉजी का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का क्या रिलेशन है दोनों का, ठीक है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। यहां पर फिर आपका पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपके अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। ठीक है, देखो सोसाइटी को हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे शिक्षा के आधार पर सबसे शिक्षित लोग हो गए, उसके बाद में कम शिक्षा वाले, बिना शिक्षा वाले हो गए। ठीक है, फिर एक दूसरा जो है स्ट्रेटिफिकेशन ऐसे होता है कि मान लो जो है हम किसके आधार पर बांट सकते हैं, कास्ट के आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाली कास्ट हो गई, बीच वाली हो गई, मध्यम हो गई। ठीक है, इसके अलावा हम बांटते हैं पैसों के आधार पर, अमीर लोग हो गए, मध्यम हो गए, गरीब लोग हो गए, इस प्रकार से। तो ये सोसाइटी के क्लासिफिकेशन होते हैं, इनको हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। लेयर्स है ये मुख्य रूप से। ठीक है, स्ट्रेट्स का मतलब क्या होती है, लेयर्स, और लेयर्स जो दिखाई देती है उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं।
तो वही बातें हैं। सामाजिक स्थिरीकरण का मतलब होता है समाज को विभिन्न समूह में बांटना, जैसे संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, शक्ति के आधार पर, इन सब पे बांटना। कुछ लोग समूह ऊपरी स्तर पर होते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसमें ऊपर रहेंगे, ज्यादातर के पास जो पैसा, शिक्षा, संसाधन होते हैं, जबकि दूसरे निचले स्तर के होते हैं जिनके पास इनका कम अवसर होता है, पैसे कम होते हैं, शिक्षा कम होती है, ठीक है, या किसी और जो चीज है उसमें वो कम रहते हैं, तो उनको हम नीचे की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सोसाइटी को बांटते हैं, इस चीज को हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो वही बात हो गई वेल्थ, एजुकेशन और पावर के आधार पे। आगे बात समझ में। दूसरी चीज आ जाती है सोशल इंस्टीट्यूशन और टाइप इनके नेम। जो अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस है उनके जो है, पहले सोशल इंस्टीट्यूशन की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखने को मिलेगा कि सामाजिक संस्थाएं वे संरचनाएं या तंत्र होते हैं जो समाज में लोगों के व्यवहार को व्यवस्थित और नियंत्रित करते हैं। ये संस्थाएं समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और संस्कृति को आकार देने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए आपके परिवार हो गए, स्कूल हो गए, धर्म हो गए, सरकार हो गए, कानून हो गए, ये आपके सारे क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस ही है। ये समाज को एक फिक्स दिशा में लेकर जाएंगे, समाज को भटकने नहीं देंगे, ठीक है, उस पर कंट्रोल रखेंगे, उसमें आवश्यक जो चेंज है वो करेंगे, ठीक है। ये सारे किसके काम है, इंस्टीट्यूशंस के काम है, ठीक है। हमारा परिवार भी एक इंस्टीट्यूशन ही होता है। जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले परिवार से सीखते हैं, ठीक है, तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट होता है। उसके बाद में समाज होता है, उसके बाद में स्कूल होते हैं। बात कर लेते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की। तो देखो, एक्सटेंशन एजुकेशन में हम ये कहते हैं यह वह शिक्षा प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय के लोगों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी जानकारी, कौशल सिखाए जाते हैं। ये खेती, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास जैसे विषयों पर ज्ञान प्रदान करके जीवन को बहाल करते हैं, जीवन को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या काम है, ये मुख्य रूप से समुदाय के लोगों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जानकारी और कौशल सिखाती है, स्किल सिखाने का काम करती है, उनको नई नई सूचनाएं देने का काम करती है, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने का काम करती है। और खासकर जो किसान है, क्योंकि हम तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जहां पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात आती है वहां फिर किसान आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर कौन करते हैं, किसान करते हैं। तो किसानों को सूचना देने का काम किसका है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का है। तो ग्रामीण किसानों को सूचना देना, उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, नई जो आपके एजुकेशन की जो स्किल्स है उनको बताना, ठीक है, किस प्रकार से हम जो है अपने जीवन बेहतर बना सकते हैं, ये सारी बातें किसानों को बताना किस में आएगा, आपके एक्सटेंशन एजुकेशन में ही आएगा। और उसको हम किस में बांट लेते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में बांट लेते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं रूरल और अर्बन सोसाइटी की, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक हम गांवों में सोसाइटी देखते हैं, एक हम शहरों में सोसाइटी देखते हैं। दोनों में एक बेसिक सा अंतर समझ लेते हैं, ठीक है। गांव में जाओ आप, तो गांव में लोग क्या रहते हैं, एक तो उनमें संबंध जो होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं, ठीक है। गांव में लोग एक दूसरे के क्या होते हैं, मित्र होते हैं, चाचा का भाई हो गया, चचेरा भाई हो गया, ठीक है। इसके अलावा मान लो अंकल हो गए, बहुत, क्योंकि गांव में लगभग सभी एक जैसे ही रहते हैं। और इसके अलावा भी मान लो दूसरा भी है, तो उसमें भी एक घनिष्ठ जो है मित्रता रहती है, या हम ये कह सकते हैं कि बोलचाल में या हालचाल पूछने में इंटरेस्ट रखते हैं लोग, बात संबंध रखते हैं, ठीक है, जानते हैं। दूसरी तरफ हम शहरों की बात करें तो शहरों में एक अपार्टमेंट में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो दूसरों के बारे में कम ही जानते हैं, और दूसरी सोसाइटी तो दूर की बात है, ठीक है, पास में जो बिल्कुल पड़ोसी हैं उनको भी कम ही जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वहां के लोगों के जो संबंध है वो कमजोर है, ठीक है। गांव फाइनेंशियली थोड़े कमजोर होते हैं, यानी कि गांव में आपको जो पैसे कम देखने को मिलते हैं, साधारण जीवन देखने को मिलता है। शहरों का जीवन काफी फैशनेबल होता है और उनके पास पैसों का जो रिसोर्स है वो भी ज्यादा होता है, पैसे ज्यादा होते हैं, अदर रिसोर्स भी ज्यादा होते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी, शिक्षा की अवेलेबिलिटी, जो साधन होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। ये सारी चीजें गाँव जो है शहरों में उपलब्ध होती है, लेकिन गाँव में ये उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है, साधारण इनका जीवन होता है। तो इसी के आधार पर देख लेते हैं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है रूरल सोसाइटी में, ठीक है, आपस में जुड़े समुदाय और कम तकनीकी उन्नति होती है, टेक्नोलॉजी कम होगी, लोग जो है आपस में जुड़े हुए ज्यादा रहते हैं, और कृषि पर आधारित व्यवस्था है। यहाँ पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, यानी कि उद्योग ज्यादा चलते हैं, उच्च जनसंख्या घनत्व है, ज्यादा लोग रहते हैं, और जटिल सामाजिक संरचना है, ठीक है। इसके अलावा जीवन शैली, मजबूत सामाजिक रिश्ते, साधारण जीवन शैली गाँव वाले लोगों की रहती है, मजबूत सामाजिक रिश्ते, एक दूसरे से जुड़ाव ज्यादा रखते हैं, और आधुनिक सुविधा तक सीमित पहुंच होती है, ठीक है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसका कम यूज करते हैं। फोन भी जो है जनरली अब लोगों के पास आए हैं गांव में।
पहले शहरों में फोन हुआ करते थे, लोगों के पास इतने फोन या टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, गाड़ियां वाड़ियां आजकल कमी होती है, ठीक है, वैसे होने लग गई है धीरे धीरे। विविध जीवन शैली की बात करें तो यह आपके अर्बन सोसाइटी में व्यक्तिगत प्रवृत्ति, खुद में ही मस्त रहने वाले आदमी, ठीक है, यानी कि शहरों में क्या होता है भाई, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, बाकी कौन क्या कर रहा है इतना संबंध नहीं रखते हैं। आधुनिक सुविधाओं तक पहुंच, जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा मिलती है, ठीक है, फोन का संबंध देख लो, गाड़ी का संबंध देख लो, या किसी भी जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो शहरों में पहले पहुंचती है, गांव में बाद में आती है। तो ये एक जो है अंतर हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो गांव छोटे, जो आपके गांव हो गए, छोटे शहर है, कृषि समुदाय है, ये आपके इसमें आएंगे रूरल में, और शहरों में, महानगरों क्षेत्रों में और शहरी कृतियों में, जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन रीजन्स है, उन सब में क्या देखने को मिलता है, उन सब में आपके जो है अर्बन सोसाइटीज देखने को मिलती है, ठीक है, ये अर्बन सोसाइटी के एग्जाम्पल है। इसके बाद में दूसरा आ जाता है आपके सोशल कंट्रोल और सोशल चेंज। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि सोशल कंट्रोल क्या करते हैं, सोशल कंट्रोल सोसाइटी को गलत दिशा में जाने से रोकते हैं, ठीक है, मान लो सोसाइटी में चोरी होने का काम बढ़ गया है तो वो कानून बनाकर चोरी को रोकेंगे, ठीक है। इसके अलावा सोशल चेंज, जो आवश्यक जरूरी चेंज है उनमें बढ़ावा भी देंगे। पहले शिक्षा को इतना जरूरी नहीं समझते थे, लेकिन आजकल शिक्षा जरूरी हो गई है तो सोसाइटी भी चेंज हो गई है, हर कोई शिक्षा के लिए बोल रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में हर कोई जो है, आजकल नौकरियों के लिए बोलते हैं, फिर जो है आने वाले टाइम में लोग बिजनेस के लिए बोलेंगे कि बिजनेस करो, नौकरियों में क्या पड़ा है, ठीक है। तो सोसाइटी अपने आप को धीरे धीरे जो है चेंज करती रहती है, तो वो सोशल चेंज होता है। यहाँ पर ध्यान देना है, व्यवहार को नियंत्रित करने और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोशल कंट्रोल होना जरूरी है। समाज की संरचना, संस्कृति, व्यवहार में समय के साथ परिवर्तन जरूरी होता है। सामाजिक मानदंडों के अनुसार आचार आचरण सुनिश्चित करना, विचलन और अराजकता को रोकना। इनका क्या काम होता है कि किसी भी प्रकार से सोसाइटी में जो है बिना फालतू के काम ना हो, चोरी ना बढ़े, कोई मार काट ना हो, इस प्रकार की चीजों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, समाज की बदलती जरूरत और चुनौतियों के अनुकूल स्थितियों में सुधार होता है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वैसे वैसे चीजें अडॉप्ट होती रहती है, सोसाइटी में आती रहती है नई चीजें, ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद में इसमें जो है उदाहरण, कानून, नियम, दंड, पुलिस, न्यायपालिका, ये सब कंट्रोल करती है, ठीक है। कोई भी गलत काम होता है तो कानून होता है, कुछ नियम होते हैं, दंड का प्रावधान होता है, पुलिस होती है, न्यायपालिका होती है, ये सब सोसाइटी को कंट्रोल करने का ही काम करती है। जो सामाजिक आंदोलन है, तकनीकी प्रगति है, सांस्कृतिक बदलाव है, राजनीतिक सुधार है, ये सब किस में आते हैं, सोशल चेंज में आते हैं, ठीक है। जब भी कोई चेंज करना हो तो एक जो है आपके आंदोलन चलता है कि ये चीज हटाओ, ठीक है, तो वो आंदोलन क्या है, एक सोशल चेंज का ही परिणाम है, ठीक है, सोशल चेंज का ही उदाहरण है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। जैसे जैसे मान लो आजकल हम जो है इस चीज को अभी तक ठीक मान रहे हैं, जो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, कि ओबीसी को कम मिलना चाहिए, ठीक है, जनरल को और कम मिलना चाहिए, जो एसटी एससी है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, इस प्रकार का जो है अभी वाला जो है सिस्टम है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में क्या पता इसका हम विरोध करें, ठीक है, जो एसटी एससी वाले हैं वो खुद इसका विरोध करें कि हमें समानता चाहिए, ठीक है, बराबरी का हमें भी अधिकार दो, और बराबरी का कब मिलेगा, जब सब समान रूप से बढ़ेंगे, सब समान रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो समानता का भाव उनमें होगा और सब एक साथ मिलकर आएंगे तो आंदोलन करेंगे, सरकार को कहेंगे कि हटाओ इसको, और जब वो हटेगी तो फिर समानता दिखाई देगी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो चेंज आते हैं वो आपके देखने को मिलते हैं किसमें, सोशल चेंज में। इसके अलावा और उदाहरण हम ले सकते हैं, आने वाले टाइम में जो जो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो सभी क्या होंगे, आपके सोशल चेंज ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप वर्तमान में भी देखते हो बहुत ज्यादा सोशल चेंज आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं मोर्स और टेब्यूज की बात कर लेते हैं, ठीक है। मोर्स क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, वैसे तो हम ये आपके जो सोसाइटी है उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। होता क्या है, हम कहते हैं कि जो मोर्स है वो मजबूत मानदंड जो समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उल्लंघन नैतिक रूप से गलत होता है। यानी कि ऐसी चीजें जो आपकी सोसाइटी के लिए जरूरी है और उनका यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस पर फिर जो है दंड लगता है, उसे जो है नैतिक रूप से गलत माना जाता है। नैतिक रूप से गलत और सामाजिक अस्वीकृति होती है, दंड का कारण बनते हैं। जैसे आपके बेईमानी हो गई, हत्या हो गई, चोरी हो गई, विश्वासघात हो गया, ये सब किस में आते हैं, मोर्स में आते हैं। इनको जो है सोसाइटी बिल्कुल गलत मानती है और ऐसा करते हैं कोई तो उनको सजा का प्रावधान होता है, ठीक है, जुर्माना भी लगता है। दूसरी तरफ ये ऐसे व्यवहार हैं जो प्रतिबंधित है, ठीक है, समाज द्वारा
प्रतिबंधित है और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। यानी कि इनके लिए जो है सरकार को या कानून को इनको बीच में आने की जरूरत नहीं है, समाज खुद ही इनका बहिष्कार कर देगा, ठीक है, यदि ऐसे कुछ काम होते हैं। गंभीर सामाजिक दंड होता है, बहिष्कार होता है और निष्कासन। मेनली तो क्या होता है, समाज से बाहर करते हैं कि आज से हम तुझे अपना पार्ट मानेंगे ही नहीं, तू अकेला ही रह, कहीं पे भी रह, ठीक है, उस प्रकार का बहिष्कार देखने को मिलता है। कोई विरोधी विवाह हो जाए, नरभक्ष, नरभक्ष का मतलब कैनाबोलिज्म, यानी कि इंसान इंसान को खाने लग जाए, उस प्रकार का नेचर, पशु संबंध होना, इस प्रकार की जो चीजें होती है। इसके अलावा और बहुत सारे जो है, कभी हम जो है आजकल इंटरकास्ट मैरिज होने लगी है, लेकिन पहले इंटरकास्ट मैरिज हो जाती थी तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाता था कि आज से तू हमारे सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, तू बाहर है। ऐसी जो है सिचुएशन वो आपके किस में आती थी, टोब्यूज में आती थी। आगे बात समझ में, वो चीजें हैं, इनका आप ध्यान रख सकते हो। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये है आपका कास्ट एंड क्लास, ठीक है। क्या होती है, पहली बात तो क्लास, क्लास मुख्य रूप से क्वालिटी से वह चीज देख सकते हो आप। क्लास का मतलब एक क्वालिटी, ठीक है। जैसे मान लो जो है अमीर लोगों की एक क्लास अलग होती है, जो शिक्षित लोग हैं उनकी एक अलग क्लास होती है, ठीक है। उस प्रकार जो क्लास हमें बनानी पड़ती है, ठीक है। आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, अच्छे नंबर लेकर आओगे, नौकरी वोकरी लगोगे, तो आपकी एक अलग क्लास रहेगी, अलग ग्रुप रहेगा, ठीक है। आप बिजनेस करते हो, बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो, आपकी एक अलग क्लास बनती है। आप पढ़ते हो, नॉलेज लेते हो और इंटेलिजेंट कहलाते हो, ठीक है। आप जो है एक दार्शनिक बन जाते हो, तो वो आपकी एक अलग क्लास है, ठीक है, क्लास है वो, कास्ट नहीं है। कास्ट क्या होती है, कास्ट आपको जन्म से मिलती है, जब आप पैदा होते हो, आप जिस कास्ट में पैदा होते हो वही आपको मिल जाती है, जो काम आप करते हो उस हिसाब से आपकी कास्ट हो जाती है। तो कास्ट और क्लास का इस प्रकार से वर्गीकरण हम कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। पहले देख लेते हैं कास्ट, जन्म के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण, स्थिर सामाजिक स्थिति, यानी कि क्या होता है, मान लो जन्म हुआ तो ये जो वर्गीकरण है ये फिक्स हो गया, आपने जिस भी कास्ट में जन्म लिया है वो कास्ट आपकी फिक्स हो गई। यहाँ पर क्या होगा, ये आर्थिक स्थिति को बताने का काम करता है वर्ग, ठीक है। आर्थिक स्थिति, पैसे, शिक्षा और सामाजिक उपलब्धियों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी एक अलग क्लास है, जिसके पास ज्यादा शिक्षा है उसकी एक अलग क्लास है, ठीक है। इसके अलावा उसके पास पावर ज्यादा है, ठीक है, उसका भी एक अलग क्लास है। तो इस प्रकार से चीजें होती है, ये देखने को मिलती है। इसके बाद में गतिशीलता की बात कर लेते हैं। गतिशीलता का मतलब सीमित सामाजिक गतिशीलता, कठोर सीमाएं और वंशानुगत स्थिति, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सीमित सामाजिक गतिशीलता, इसमें परिवर्तन कम होता है, आपने जिस कास्ट में जन्म लिया उसी में रहने वाले हो, परिवर्तन नहीं होगा। कठोर सीमाएं, उसमें जो है आपके लिमिटेशंस होती है। और वंशानुगत स्थिति, ये आपके हेरिटेबल स्टेटस होता है, आपको मिली है, आपके बच्चों को भी ऐसे ही मिलेगी, उनके बच्चों को भी ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये अधिक लचीली है। मान लो आपके पिताजी अमीर थे, जरूरी नहीं है कि आप भी अमीर ही हो, या आप अमीर हो तो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे भी अमीर ही हो, ठीक है। मान लो पैसा है, चला जाए आ भी जाए, तो उस प्रकार का जो गतिशीलता है वो इसमें देखी जाती है। आप इंटेलिजेंट थे, आपने खूब मेहनत की, ठीक है, हो सकता है आपके बच्चे मेहनत ना करे और उसकी वजह से वो है जो इतने इंटेलिजेंट ना हो, पढ़े ना, ठीक है। तो वो जो लचीलापन है वो इसमें देखने को मिलता है, ये हमेशा समान नहीं रहती है। व्यक्तिगत उपलब्धियां होती है, शिक्षा होती है, संसाधन पर आधारित होती है, ठीक है। तो संसाधन कम हो गए तो मान लो आपको जो है इसमें पिछड़ना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, समाज में ये परिवर्तन होते रहते हैं। बात करें एग्जाम्पल्स की, तो ब्राह्मण, दलित, ओबीसी, ठीक है। इसके अलावा पारंपरिक भारतीय समाज जो होता है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ये आपके एग्जाम्पल आते हैं कास्ट के, ठीक है। इसके अलावा उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, श्रमिक वर्ग, निम्न वर्ग, ये आपके जो वर्ग बनाए हुए हैं ये किसके आधार पर, क्लास के आधार पर। उच्च वर्ग का मतलब ऐसे लोग जिनके पास पैसे खूब है, जो बड़े लोग हैं उनकी बात होगी। श्रमिक लोग जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं वो हो गए। निम्न वर्ग के लोग जिनके पास संसाधन कम है, एजुकेशन नहीं है या उनके पास पैसा भी नहीं है, वो निम्न वर्ग में आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको बांटा जाता है। और ये क्लास और वर्ग दोनों इस प्रकार से होते हैं, क्लास हम खुद बनाते हैं, वर्ग जो है आपका ये जो कास्ट है ये हमें मिलती है, पहले से मिलती है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में बात करते हैं सोशल ग्रुप देयर क्लासिफिकेशन के, ठीक है। सोशल ग्रुप क्या होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो सोसाइटी होती है उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। सोसाइटी को सिखाने का काम करते हैं, आपको सिखाते हैं, ठीक है। लोगों को सोसाइटी का बहिष्कार करने से रोकते हैं, इस प्रकार के काम सोशल ग्रुप करते हैं। तो सामाजिक समूह एक ऐसा समूह होता है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करते हैं, साझा लक्ष्य, विशेषताओं और रुचियों को साझा करते हैं। यह समूह सामाजिक संरचना का आधार बनते हैं, ठीक है। संरचना
सूचना के लिए जरूरी होते हैं और एक व्यक्ति व्यवहार और सामाजिक पहचान को आकार देते हैं। ठीक है, समाज को किस तरफ लेकर जाना है ये वहां के सोशल ग्रुप ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सिखाएंगे वही तो हम आगे चल के करेंगे। ठीक है, अब मान लो आज हमें सोसाइटी ये सिखाती है कि आप बहुत अच्छे पढ़ो और नौकरी लगो। ठीक है, तो सभी लोग पढ़ेंगे क्योंकि सोसाइटी में लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं और इसके बाद में हम नौकरी भी लग जाएंगे। एक उदाहरण ये हो गया। एक सोसाइटी ऐसी है जिसमें पढ़ाते नहीं है। ठीक है, यानी कि पढ़ाते तो है लेकिन जनरल नॉलेज देते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि अब आपको खुद का काम करना है, बिजनेस करना है। ठीक है, कोई काम करना है, कोई सा भी खुद का। ठीक है, तो वो एक अलग सोसाइटी हो गई। जनरली देखते हैं हम, तो वो बिजनेस के लिए बढ़ा रहे हैं, तो वहां की सोसाइटी बिजनेस को लेकर अवेयर होगी। ठीक है, वहां पर बिजनेस ज्यादा होगा, तो वो चीजें हैं। कुछ सोसाइटी है जो मेहनत मजदूरी को बढ़ावा देती है कि कुछ नहीं, खुद का काम भी जो है चलता नहीं है, इसके अलावा पढ़ाई तुमसे होती नहीं है, तुम तो ऐसा करो कि काम किया करो, मेहनत मजदूरी करके खा लिया करो। तो उस प्रकार की भी सोसाइटी होती है। तो सोसाइटी ये डिफाइन करती है कि हमें किधर जाना है। ठीक है, वहां के जो लोग सिखाने वाले हैं वो डिफाइन करते हैं और वो आपके सोशल ग्रुप होते हैं। इसके बाद में सोशल ग्रुप की हम बात कर लेते हैं। पहला ग्रुप होता है प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक ग्रुप। ये क्या होते हैं? ये स्मॉल होते हैं, इंटीमेट ग्रुप होते हैं, विच क्लोज प्रेजेंट जो पर्सनल रिलेशन एंड रेगुलर इंटरेक्शन, यानी कि ये ऐसे ग्रुप है जो कि छोटे होते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं बार बार। ठीक है, और अपनी चीजें साझा करते हैं। ठीक है, बताते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, जो पर्सनल चीजें हैं वो भी बताते हैं, वो शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली हो गया, क्लोज फ्रेंड हो गया, आप अपने दोस्त को बताते हो, 5 दोस्त आपके ग्रुप में है। ठीक है, आप अपना एक ग्रुप बना लेते हो, आपका सोशल ग्रुप हो गया। ठीक है, अब उसमें सारी बातें शेयर करते हो, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। ठीक है, आपके दोस्त आपसे शेयर करते हैं। तो इस प्रकार का जो ग्रुप है वो प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, इसमें आपके क्लोज रिलेशन है। ऐसा ही फैमिली में होता है, फैमिली में भी सारी चीजें हम शेयर करते हैं, आज मैंने ये किया, पापा ने ये किया, मम्मी ने ये किया। ठीक है, सारी चीजें हमें पता होती है। तो ये आपके प्राइमरी ग्रुप हो गए। इसके अलावा जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं आर टाइपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सनल डायरेक्ट इमोशनल इंटरेक्शन, यानी कि इनका पर्सनल डायरेक्ट और इमोशनल इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दे प्ले ए सर्कुलर रोल इन द सोशियलाइज्ड एंड इंडिविजुअल, यानी कि ये क्या करते हैं, जो आपके ये जो आपकी सोसाइटी है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सामाजिकरण में भाग लेते हैं, यानी कि एक दूसरे से सोशली रहते हैं। ठीक है, मिले हुए रहते हैं, सोसाइटी को बनाए रखने का काम करते हैं। इसके बाद में आ गया सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप ये बड़े होते हैं, मोर इम्पर्सनल होते हैं। ठीक है, विच लेस इंटीमेट इंटरेक्शन, यानी कि ये कोई विशेष उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं, एक दूसरे से एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, विशेष उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं, जिसमें हम पर्सनल रिलेशन शेयर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों की जैसी बातें करते हैं, हम प्रोफेशनली मिलते हैं, उस जो आपका लक्ष्य है उससे संबंधित कुछ बात करते हैं, उसके बाद में अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार के ग्रुप आपके वर्क प्लेस हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब आप स्कूल में जाते हो तो सारे स्कूल वाले आपके दोस्त थोड़ी हैं, आप कॉलेज में जाते हो तो सारे कॉलेज आपके दोस्त थोड़ी है, आप सिर्फ प्रोफेशनली मिलते हो। ठीक है, सिर्फ ये जानते हो कि हाँ ये मेरी स्कूल का वो कॉलेज का क्या है लड़का है, लेकिन उसके बारे में ये थोड़ी जानते हो उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, अभी वो क्या कर रहा है। ठीक है, ये चीजें नहीं जानते हो क्योंकि आप पर्सनली कनेक्ट नहीं रहते हो। ठीक है, आगे बात समझ में, ये आपके सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है सेकेंडरी ग्रुप मुख्य रूप से क्या होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि एक विशेष लक्ष्य की ओर चलते हैं। अब आपका सबका उद्देश्य वहां आने का क्या है, कॉलेज में आने का उद्देश्य क्या है कि हमें डिग्री मिलेगी, हमें नॉलेज मिलेगी, सबका उद्देश्य वही है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो। ठीक है, देयर मेंबर्स मे नॉट हैव क्लोज पर्सनल रिलेशन, इनके पर्सनल रिलेशन नहीं होते हैं, दे बट कम टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, वो आते हैं साथ में इसलिए आते हैं क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। ठीक है, तभी वो क्लास में आएंगे, तभी वो सीखेंगे, उसके बाद में एग्जाम देना होता है, एग्जाम साथ में देंगे। इस प्रकार से जो है चीजें देखने को मिलती है, ये आपके सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। ये जो है आपके हम कहते हैं कि पर्सनल ग्रुप नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से पर्सनली नहीं जानते हैं लेकिन ऐसे कोई विशेष उद्देश्य के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये आपके सेकेंडरी हो जाते हैं। इसके बाद में इन ग्रुप क्या होता है, तो ए ग्रुप विच ए इंडिविजुअल फील दैट बिलोंग एंड आइडेंटिफाई विथ। ठीक है, यानी कि होता क्या है, आंतरिक समूह वह समूह होता है जिसमें व्यक्ति को जुड़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है, ऐसा ग्रुप जिसमें जुड़ाव महसूस होता है, इसे
जो है इस समूह से पहचान होती है, इस समूह के सदस्य बाहरी समूह से खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। आगे बात समझ में। तो एक ग्रुप ऐसा जिसमें लोग अपने जो है अपनी पहचान बनाते हैं, अपने आप को जो है जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो ग्रुप आपके इन ग्रुप होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका रिलीजियस ग्रुप हो गया। ठीक है, अब जितने भी जो हिंदू लोग हैं वो एक दूसरे से सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि वो हिंदू है। आगे बात समझ में। वो एक दूसरे से जो है इसलिए अच्छा फील करते हैं क्योंकि वो हिंदू है। इसी प्रकार कल्चरल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है कल्चरल ग्रुप बनते हैं, तो वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं और वो विशेष इसलिए महसूस करते हैं। तो ये सारे इन ग्रुप होते हैं। आगे बात समझ में, जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरा आउट ग्रुप होता है। एक ग्रुप विथ विच an individual does not identify or belonging to often seen as a different और inferior, यानी कि ये ऐसे समूह होते हैं जिसमें व्यक्ति कभी भी अपना जुड़ाव महसूस नहीं करता है, बाहरी समूह से आमतौर पर अपने अलग या नीचा मानता है। ठीक है, बाहरी समूह से अपने आप को अलग या नीचा मानता है। जैसे कि आपका स्पोर्ट्स टीम हो गई, पॉलिटिकल जो अपोनेंट है वो हो गए। ठीक है, यानी कि स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स में हम साथ में खेलते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी टीम वालों को हम क्या मानते हैं कि ये तो हमारी राइवलरी है, यानी कि साथ में कंपटीशन वाला है। इसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार आपके पॉलिटिकल ग्रुप, जो दूसरा पॉलिटिकल ग्रुप है उसको आप आउट ग्रुप मानते हो, अपने वाले पॉलिटिकल को तो आप इन ग्रुप मानते हो, लेकिन दूसरे को आप क्या मान रहे हो, आपके लिए वो आउट ग्रुप, बाहर का ग्रुप है, उसमें आप सेफ महसूस नहीं करते हो, उसमें आप जो है उनसे जुड़ाव महसूस नहीं करते हो। ठीक है, वो बातें आपके किस में हो गई, आउट ग्रुप में हो गई। इसके अलावा ये संदर्भ है, इसको आप नहीं भी पढ़ो तो कोई बात नहीं है। इसके बाद में दो आ जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप भी पूछे जाते हैं। फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, तो ये फॉर्मल जो ग्रुप होता है किसी विशेष ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है। ठीक है, मान लो आपको कोई आंदोलन करना है और आंदोलन करके आपको क्या करना है, आंदोलन करके आपको सरकार से कोई बात मनवानी है। ठीक है, अब किसान है तो किसानों का एक ग्रुप बन गया और आपने आंदोलन किया। ठीक है, अब आंदोलन के लिए आप इकट्ठे हुए। ठीक है, वो आंदोलन कंप्लीट किया, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, फिर आप बिछड़ जाओगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, कुछ टाइम के लिए बनते हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनते हैं और उसके बाद में वापस बिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेट टीम हो गई, गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, स्कूल क्लब हो गए, ये सब दीज ग्रुप हैव ए स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क विद डिफाइंड रूल एंड रेगुलेशंस। ठीक है, रूल और रेगुलेशंस यहाँ फॉलो करनी पड़ती है। औपचारिक समूह में विशेष उद्देश्य भूमिकाएं होती है, इनका एक निर्धारित ढांचा भी होता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसे ग्रुप है जो फिक्स किसी विशेष कार्य को ही करते हैं। ठीक है, एक नियम कानून कायदे होते हैं, उसके हिसाब से ही चलते हैं, इनकी खुद की कोई मर्जी नहीं होती है। दूसरी तरफ इनफॉर्मल ग्रुप, ये क्या होते हैं, एक ग्रुप फॉर्म्ड नेचुरली बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशन एंड शेयरिंग इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, आपका पर्सनल रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आपका फ्रेंड हो गया। ठीक है, जो फ्रेंड हैंगिंग आउट है वो हो गया, इसके अलावा काउ वर्कर्स हो गए। ठीक है, सोशली आउटसाइड वर्क हो गया। ये क्या करते हैं, अनौपचारिक समूह व्यक्तिगत संपर्क और साझा रुचियों पर आधारित होते हैं, इनका कोई औपचारिक ढांचा या निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, ये काम तो करते हैं एक साथ आकर, लेकिन इनमें कोई वो नहीं है कि फिक्स कोई रूल रेगुलेशन हो। ठीक है, जैसा मन मर्जी आई वैसा काम करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्वैच्छिक समूह होते हैं। स्वैच्छिक समूह वे होते हैं जिनमें लोग अपनी इच्छा अनुसार समान रुचि और लक्ष्य के आधार पर बनते हैं। ठीक है, अपने आप ही एक ग्रुप बन जाना। ठीक है, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर इन पे होता रहता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, तो जो एक ही रुचि रखते हैं, एक जैसे होते हैं, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, नेचुरली बन जाता है वो, तो वो क्या होता है आपका, वो आपका वॉलेंटियर ग्रुप होता है, स्वैच्छिक ग्रुप होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे है आपके कि बुद्धिमत्ता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उनकी सूचीबद्ध कीजिए, उनको समझाइए। ठीक है, पहले तो बुद्धिमत्ता को समझो कि इंटेलिजेंस होती क्या है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस क्या होती है, हम ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस रेफर टू एबिलिटी। ठीक है, ये उस एबिलिटी को बताती है जो कि लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की और अप्लाई करने की, नॉलेज को अप्लाई करने की और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी को बताने का काम करता है। आप कितना सीख सकते हो, आप कितना समझ सकते हो, उस समझी हुई नॉलेज को कितना अप्लाई कर सकते हो, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ये सारा ओवरऑल जो कैपेसिटी है ये आपके इंटेलिजेंस को बताती है। ठीक है,
ये इट कैन बी इन्फ्लुएंस बाय बोथ जेनेटिकली एंड एनवायरमेंटली फैक्टर, यानी कि ये आपके जेनेटिक्स से भी प्रभावित होती है और ये आपके एनवायरमेंट से भी प्रभावित होती है, दोनों चीजों से प्रभावित होती है। ठीक है, बुद्धिमत्ता की बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिक, जो आनुवंशिक बुद्धिमत्ता है उसकी बात कर लेते हैं। इनहेरेंटेड ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट अफेक्टेड एट इंडिविजुअल कॉग्निटिव एबिलिटी। ठीक है, यानी कि आनुवंशिक लक्षण जो माता पिता से मिलते हैं व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को प्रभावित करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, ठीक है, जो कि आपको बुद्धि से भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, जेनेटिकली तो हम प्रभावित होते ही हैं भाई, माता पिता से हमारे रंग रूप तो मिलते ही हैं, लेकिन हमारा दिमाग भी कहीं ना कहीं माता पिता से प्रभावित होता है। दूसरी तरफ पर्यावरण से प्रभावित होना, तो पर्यावरण में सामाजिक जो शैक्षणिक वातावरण शामिल होता है मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अब एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो वहां के लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके आसपास के एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो जैसे जैसे पढ़ेंगे इंटेलिजेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो वो चीज देखने को मिलती है। आपके पोषण पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, प्रारंभिक बचपन के दौरान सही पोषण मस्तिष्क के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सोशल इंटरेक्शंस, दूसरों के साथ बातचीत खासकर प्रारंभिक वर्षों में मानसिक क्षमताओं को आकार देता है। एजुकेशन भी आपको बढ़ाती है। गुणवत्ता शिक्षा जो आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जब हम एजुकेशन लेते हैं तो एजुकेशन से हमारी जो दिमाग की जो क्षमता है वो बढ़ती है। ठीक है, तभी तो ये पूरी प्रोसेस बनाई हुई है कि इससे हमको गुजरना है। पहले जो 8th क्लास है वो 10th क्लास है, उसके बाद में 12th क्लास है, फिर हम बीएससी करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी संरचना बनाई हुई है ये इसलिए बनाई हुई है ताकि हम जिंदगी के बारे में समझ सके, हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है हमारा वो डेवलप हो सके, इसके अलावा हमारी सीखने की क्षमता विकसित हो सके। ये सारी चीजें इसलिए ही की जाती है। ठीक है, तो शिक्षा का भी क्या होता है, इंटेलिजेंस में रोल होता है। इसके बाद में आ जाता है इमोशनल फैक्टर, जो भावनात्मक कारक होते हैं वो। उच्च स्तर का तनाव, चिंता बुद्धिमत्ता के विकास को रुकावट डाल देता है। आप ज्यादा टेंशन में रहते हो, ठीक है, इसके अलावा आप किसी के बारे में ज्यादा चिंता करते हो, किसी के बारे में ज्यादा सोचते हो, तो आपकी जो है उस पर इंटेलिजेंस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो प्रभावित होती है। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो फिजिकल हेल्थ जो स्वास्थ्य होता है मस्तिष्क की कार्य क्षमता को क्या रखता है, बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो बीमार हो जाने के बाद में हमारा दिमाग भी थोड़ा सुस्त हो जाता है, कम काम करता है, पढ़ाई की इच्छा नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो है स्वस्थ होना जरूरी होता है मस्तिष्क के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है, ये भी प्रभावित करता है। जो आपकी फिजिकल हेल्थ है वो भी इंटेलिजेंस को प्रभावित करती है। इसके बाद में आ जाता है कि पर्सनालिटी क्या होती है। ठीक है, और उसके टाइप्स बताइए। ठीक है, पर्सनालिटी के क्या बताने हैं, टाइप्स बताने हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तित्व। वह अद्वितीय संयोजन है जिसमें भावनात्मक, दृष्टिकोण, व्यवहारीय पैटर्न होते हैं। यानी कि क्या क्या चीजें होती है, एक तो आपका इमोशन शामिल होता है, एक आपका एटीट्यूड शामिल होता है, और एक आपका बिहेवियर शामिल होता है, जो आप व्यवहार करते हो। ये सब किस में आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बताने का काम करते हैं। ठीक है, आप कितने इमोशनल है, लोगों से इमोशनली कितने जुड़ते हैं। ठीक है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, इसके अलावा आपका देखने का तरीका, आप किसी से मिलते हो तो मिलने का तरीका, ये सारे आपके एटीट्यूड में आते हैं। आपका पहनना सब, और बिहेवियर, आप कैसे बात करते हो, लोगों से कैसे मिलते हो, ये उसके बिहेवियर में आ जाता है। तो ये जो बिहेवियर है, इमोशंस है, ये आपके जो एटीट्यूड है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पर्सनैलिटी बनाते हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी का मतलब सीधा एटीट्यूड से नहीं होता है, उसके दिखावे से नहीं होता है, उसमें सारी चीजें ही शामिल होती है, उसके विचार भी शामिल होते हैं। ठीक है, उसके लोगों से मिलने का तरीका भी शामिल होता है, ये सारा पर्सनैलिटी में ही आता है। इसके बाद में आ जाता है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, 3 प्रकार की पर्सनैलिटी नॉर्मली देखी जाती है। ठीक है, एक बार इनको समझ लो, फिर हम जो है आगे पढ़ेंगे। 3 प्रकार की में सबसे पहले हम ये कहते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, सुना होगा आपने, ये शब्द काफी पॉपुलर है, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब खुद के विचारों पर खुद ही ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा
खुद के विचारों पर ज्यादा मनन करते हैं, ठीक है, ध्यान में रहते हैं, एक तरह से अपने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। दूसरों से जो है इंटरेक्ट कम करते हैं, यानी कि दूसरों से मिलना, उनसे बातें करना, ऐसी बातें कम करते हैं, ठीक है, ऐसे काम कम करते हैं, ये आपके इंट्रोवर्ट होते हैं। दूसरा हो गया आपके एक्सोवर्ट। एक्सोवर्ट का मतलब क्या होता है, ये लोग सोशियली होते हैं। सोशल मतलब लोगों से जाना, उनसे मिलना, उनके साथ अपने विचार शेयर करना, उनसे सीखना, ठीक है, उनको मोटिवेट करना, उनसे मोटिवेट होना, ये जो नेचर होता है ये आपका किसका होता है, एक्सोवर्ट का होता है। ये बाहर निकलते हैं लोग, जो लीडरशिप वाली क्वालिटी है वो इन्हीं से आती है, एक्सोवर्ट से आती है, ठीक है। इसके बाद में दोनों के बीच वाले भी होते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत नेचर इंट्रोवर्ट का होता है और थोड़ा बहुत किसका होता है, एक्सोवर्ट का होता है, दोनों ही नेचर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इनको हम समझ लेते हैं और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में उनका जो रोल है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर बात करनी है सबसे पहले जो आत्ममुखी है या जिनको हम इंट्रोवर्ट बोल रहे हैं, ये इंट्रोवर्ट आर यूजुअली क्वाइट। क्वाइट का मतलब शांत होते हैं, ये किसी से कोई मतलब नहीं, शांत, थॉटफुल, विचार करते रहते हैं, प्रीफर स्पेंड टाइम अलोन, हमेशा अकेले जो है टाइम बिताना पसंद करते हैं, इन स्मॉलर ग्रुप, और यदि ग्रुप में रहते हैं तो छोटा ग्रुप, 2-4 जनों का छोटा ग्रुप बना के रहते हैं। दे फोकस ऑन देयर इंटरनल थॉट्स एंड आइडिया, ये मुख्य रूप से अपने खुद के विचारों पर फोकस करते हैं, उन्हीं को अप्लाई करते हैं, ठीक है, उन्हीं पे ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ इनका रोल क्या है, तो इंट्रोवर्ट आर गुड लिसनर, ठीक है, ये अच्छे सुनने वाले, क्योंकि जब खुद शांत रहेंगे, बोलेंगे नहीं, तो सुनने वाले अच्छे बन जाएंगे। आर क्या होते हैं, ये अच्छे आपके लिसनर यानी कि सुनने वाले हैं। ये आइडियल फॉर वन ऑन वन कम्युनिकेशन विथ फार्मर्स, यानी कि ये क्या कर पाते हैं, क्योंकि अच्छे से सुनते हैं तो फार्मर को पहले बहुत अच्छे से सुनेंगे, ठीक है, उसके बाद में उसको, जो एक फार्मर वो है, एक खुद अकेला है, तो मैं 1 to 1 जब एक आदमी से मिलकर दूसरे आदमी की बात कहनी हो, उसमें ये आगे होते हैं, उसको फार्मर को अच्छे से समझा पाते हैं, ठीक है। प्रोवाइड करवाते हैं पर्सनलाइज एडवाइस एंड हेल्पिंग देम डीपली एनालाइज देयर इशू, ये क्या करवाते हैं, लोगों को पर्सनलाइज, अकेले में मिलकर एडवाइस करते हैं और उनको जो है सही राह दिखाने का काम करते हैं। इस प्रकार का नेचर इनका होता है, ठीक है। इसके बाद में एक्सोवर्ट की बात कर लेते हैं। एक्सोवर्ट कैसे होंगे, तो एक्सोवर्ट आपके होंगे आर आउट गोइंग, यानी कि बाहर निकलने वाले, जो सोसाइटी में है वहां पर ज्यादा जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंजॉइंग बीइंग अराउंड पीपल, यानी कि लोगों के साथ रहने में ये क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे, इनकी जो इच्छा होती है वो सोशल एनवायरनमेंट आर कंफर्टेबल इन द लार्जर ग्रुप, ये अधिकतर बड़े ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, सोशली लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, इस प्रकार के नेचर के ज्यादा होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, सामाजिक भाषण, मुख्य रूप से हम जब भाषण की बात करते हैं उसमें, इसके अलावा ऑर्गेनाइज लार्ज वर्कशॉप, बड़े बड़े कार्य करने में, नेटवर्किंग में, इनमें ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। यानी कि लोगों को मोटिवेट करना, उनको भाषण देना, उनको एक जो है लक्ष्य के बारे में, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी वाली चीजें इनमें ज्यादा होती है। ये बड़े समूह में नए कृषि तकनीकों को सरलता से प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है। वो अकेले अकेले एक एक दो दो किसान को बताते हैं, ये पूरे किसानों को एक साथ ही सूचना दे देते हैं, इस प्रकार के नेचर के होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है आपका एम्बिवर्ट। ये मध्यमुखी का मतलब दोनों का नेचर रखने वाले, तो ये क्या होते हैं, बैलेंस पर्सनैलिटी होती है, कैरेक्टराइज ऑफ द बोथ इंट्रोवर्ट और एक्सोवर्ट, इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सोवर्ट भी होते हैं। दे आर जो है अडेप्टेबल एंड कैन स्विच बिटवीन बीइंग सोशली और इंट्रो जो है स्पेसिफिकली आर रिक्वायर, यानी कि जब भी जरूरत होती है तो ये सोशली भी हो जाते हैं, यानी कि सबसे मिलना जुलना, सबको बातें करना, सबको कुछ ना कुछ बताना, उस प्रकार के भी हो जाते हैं। और ये अकेले रहना भी पसंद कर लेते हैं, दोनों वाला नेचर इनमें पाया जाता है, ठीक है। कृषि में क्या भूमिका है, तो कृषि में हम ये कहेंगे ये दोनों व्यक्तिगत परामर्श और समूह कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि व्यक्तिगत परामर्श देना हो तब भी ये काम सही करते हैं, समूह में काम करवाना हो तब भी ये सही काम करते हैं, ये विभिन्न परिस्थितियों में खुद को प्रभावी रूप से अनुकूल कर लेते हैं, ठीक है। ये ढाल लेते हैं, कहीं भी कोई भी परिस्थिति हो उसमें अपने आप को क्या कर पाते हैं, ढाल लेते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखना है। रोल ऑफ पर्सनैलिटी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसमें भी बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इसका क्या रोल है। तो कृषि विस्तार में व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि एक विस्तार कार्यकर्ता किसानों से कैसे संवाद करे, उनकी जरूरतों को कैसे समझता है, उनके साथ ही कैसे जुड़ता है। एक उपयुक्त व्यक्ति
तो वह प्रकार विस्तार कार्यक्रमों की सफलता और नई कृषि तकनीकों को अपनाने में भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी कि एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला जो आदमी होता है वो किसानों के पास जाएगा, उनको जो है उनकी समस्या पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है यहाँ की। ठीक है, इसके अलावा उसका सॉल्यूशन देगा, उनको सही उपाय बताएगा कि इसको इस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है। यानी कि एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आप लिख के आ सकते हो, बेसिक चीज है, ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उनकी स्टेप्स और साथ में ही उनके एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग यानी कि टीचिंग यानी कि पढ़ाना, लर्निंग यानी कि सीखना, तो वो दोनों साथ में ही होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, ये प्रोसेस साथ में चल रही है, दोनों के साथ में चल रही है। तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोल सकते हैं। इजी प्रोसेस है, सीख लेते हैं इसको। शिक्षण और अधिगमन दो आपस में जुड़े हुए प्रक्रियाएं हैं, जहां शिक्षण ज्ञान हस्तांतरण की क्रिया है, यानी कि देने की क्रिया है, और अधिगमन उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सफल अधिगमन प्रक्रिया प्रभावी शिक्षण विधियों और शिक्षार्थी की भागीदारी पर निर्भर करती है। आप कितना सीख पाओगे और मैं कितना सिखा पाऊंगा, ये डिपेंड करता है कि आप सीखने के लिए कितने इंटरेस्टेड हो और मैं कौन सी विधि द्वारा सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें डिपेंड करती है। मान लो मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा तो ज्यादा चीजें सीख पाओगे, थ्योरेटिकली आप सुनते हो तो चीजें कम समझ में आती है। तो ये बात होती है कि कौन से मेथड से मैं सिखा रहा हूँ, ये चीज डिपेंड करती है। और आप कितने ललक के साथ सीख रहे हो, ये भी डिपेंड करता है कि कितना सीख पाओगे। ठीक है, इसके बाद में स्टेप्स इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले प्लानिंग होती है। ठीक है, मान लो हम आज आपको क्लास दे रहे हैं, यानी कि हमारी जो क्लास लगी है इसमें पहले एक पूरी प्लानिंग की गई है कि हम क्या करेंगे, मटेरियल तैयार करेंगे। ठीक है, और गैस पेपर तैयार करेंगे। इसके अलावा हम जो है उसके लिए सफिशियंट, भाई कितना मैटर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो तैयार करेंगे। कितने टाइम में इसको कंप्लीट कराएंगे, वो तैयार करना है। सारा पहले प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है कि अधिगमन उद्देश्य निर्धारित करते हैं, शिक्षण सामग्री का चयन करते हैं, अधिगमन सुविधा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों को डिजाइन किया जाता है। यानी कि आपको कैसे सिखाएंगे, कौन सी विधि से सिखाएंगे, क्या सामग्री, कंटेंट क्या रखेंगे, यहाँ पर पीडीएफ है, उसी प्रकार भाई कौन से कंटेंट से सिखाएंगे, तो ये सारा प्लानिंग में ही आता है। उसके बाद में उसका प्रेजेंटेशन करना, ठीक है, उसको प्रस्तुत करना। मैं यहाँ पर आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, आप वहां पे फोन पे पढ़ रहे हो, तो ये जो चीजें हैं ये आपका जो है हमारा प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा पढ़ाने का जो है प्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो पाठ्य सामग्री को व्याख्यान यानी कि बोलकर, प्रदर्शन यानी कि दिखाकर, वीडियो के द्वारा, प्रायोगिक गतिविधियों के द्वारा, प्रैक्टिकल करके, ठीक है, प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सामग्री को आकर्षण और समझने में योग्य तरीके से प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लर्नर ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। ठीक है, यही उद्देश्य होता है। आपको सही ढंग से चीजें कब पता चलेगी, जब सही ढंग से प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, तो वही बातें हैं प्रेजेंटेशन में आती है। फिर आता है सहभागिता, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब है आप कितना जुड़ते हो। ठीक है, आप कितना जुड़ते हो। मान लो ये वीडियो देख रहे हो, आपने स्टार्टिंग के 15 मिनट देखे और फिर छोड़ के भाग गए। ठीक है, तो वो पूरी तरह से आपने 100% दिया ही नहीं, आप पूरी तरह से जुड़े ही नहीं। आगे बात समझ में, तो वो इंगेजमेंट पे भी डिपेंड करता है कि कितना सीख पाएंगे। ठीक है, इस चरण में छात्रों को चर्चाओं, अभ्यास और गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता न होकर बल्कि सक्रिय भागीदारी निकाय प्रतिभागी हो। यानी कि ऐसा नहीं हो कि आप फोन चलाकर बैठ गए हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप बस सुन रहे हो, तो वो प्रोसेस आपके सक्रिय भागीदारी को नहीं बताती है। आप एक्टिवली बिल्कुल सुनते हो, सारी चीजों को समझते हो, इसका मतलब क्या हुआ है, आप सक्रियली जो है सक्रिय रूप से भाग ले रहे हो, सक्रिय भागीदार बन रहे हो। ठीक है, ये चीजें आपकी किसमें आती है, इंगेजमेंट में। फिर आ गया जो है असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन करना। शिक्षण के बाद छात्रों की समझ का मूल्यांकन करने के लिए जो है क्विज परीक्षा और असाइनमेंट या परियोजनाओं का आयोजन किया जाता है। अब मान लो ये जो सेशन है कंप्लीट होता है, उसके
उसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और वो क्वेश्चन पूछता हूँ और आप उसका जवाब देते हो, इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि मैंने जो पढ़ाया बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है। और मान लो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप जवाब ही नहीं देते हो, इसका मतलब पूरी तरह से चीजें समझ में नहीं आई है। तो ये क्या हो गया, आपका मूल्यांकन हो गया, ठीक है। तो ये भी इसी का पार्ट होता है। फिर लास्ट में बचता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आपको मैं पूछूं कि हाँ बताओ क्या क्या चीजें समझ में आई, ठीक है, फिर आप कहते हो कि सर बहुत अच्छा समझ में आया, ठीक है, हमें सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से लिखना आ चुकी है, हम एग्जाम में अच्छा लिख के आएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, फीडबैक हो गया। जैसे हम कहते हैं कि जो है क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप जो है लास्ट में एक क्या करके जाया करो, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाया करो, उससे हम सीखते हैं, ठीक है। तो वही चीजें हैं, वो आपका फीडबैक हो जाता है, ठीक है। तो वो भी आपका एक पार्ट होता है, किसका, जो आपकी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उसी का पार्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। जो आपकी लर्निंग सिचुएशन है, लर्निंग टीचिंग सिचुएशन है, उसमें एलिमेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या कारक होते हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले लर्नर, ठीक है, लर्नर यानी कि सीखने वाला, जो कि आप हो। तो व्यक्ति या समूह है जो कि अधिगम प्रक्रिया में शामिल होता है, एक तो ये होना जरूरी है। एक टीचर होना जरूरी है जो ज्ञान प्रदान करता है, मार्गदर्शन करता है, अधिगमन सरल बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आ गया मटेरियल, जैसे कि अभी यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से या जो पीडीएफ है उसके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो मटेरियल होना भी, पुस्तकें हो गई, चार्ट हो गए, मॉडल हो गए, डिजाइन हो गए, ये सब सामग्रियां हो गई। इसके अलावा लर्निंग एनवायरनमेंट, आप वहां पर बैठे हो तो आपका आसपास का एनवायरनमेंट हो गया, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे आसपास का एनवायरनमेंट हो गया। ये क्या हो गया, आपके लर्निंग एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। वह भौतिक और मानसिक वातावरण जिसमें अधिगमन हो रहा है। और कंटेंट, वो जानकारी, ज्ञान या कौशल जो सिखाया जा रहा है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रूरल सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंटेंट हो गया, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ये आपके एलिमेंट्स है किसके, लर्निंग सिचुएशन के। इजी चीजें हैं, आसानी से आपको लिख के आनी है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी होगी आपको। इसके बाद में बात करते हैं निम्न पर आपको टिप्पणी करनी है। टिप्पणी का मतलब एक एक बातें जो है आपको इसके बारे में, या तो हम ये कह सकते हैं कि परिभाषा के रूप में बता दिया, या इन पर कोई जो दो चार बातें लिख दी, वो लिखना है आपको, ठीक है। बात करते हैं कल्चर क्या होती है, ठीक है। कल्चर क्या होती है, तो संस्कृति एक समूह के साझा विश्वास, मूल्यों, परंपराओं और व्यवहारों का मिलन है। यह निर्धारित करता है कि लोग कैसे जीते हैं, आपस में संवाद करते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं, ठीक है। ये सारे किस में आ गए, कल्चर में आ गए। कस्टम, रिवाज की बात कर लेते हैं। रीतियां, पारंपरिक प्रथाएं होती है, पुरानी प्रथाएं ही पहले से चली आ रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, इस जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती रहेगी और नियमित रूप से की जाती है। यह विशेष रूप से एक समुदाय से संबंधित होती है, ठीक है। जैसे हम शादी ब्याह की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी पूजा की जो पैटर्न होता है, जो हम पूजा करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं और आगे भी फॉलो करते रहेंगे। इसके बाद में आ जाता है फोक वेव्स, यानी कि लोगों के द्वारा दिया जाने वाला विचार, लोग जो जनरल जो विचार देते हैं वो आपके फोक वेव्स हो गए, ठीक है। जैसे कि लोकाचार, अनौपचारिक नियम, प्रथाएं, ठीक है, यानी कि इनका कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनको फॉलो किया ही जाना चाहिए। ये ऐसी प्रथाएं हैं जिनको नहीं भी फॉलो करे तो कोई बात नहीं। एक संस्कृति में लोगों के दैनिक व्यवहार को नियंत्रित करती है। ये कानूनी रूप से लागू नहीं होते हैं लेकिन सामाजिक रूप से अपेक्षित होते हैं, ठीक है। इनका जब हम जो है पालन नहीं करते हैं तो समाज हमें बुरा भला कहता है, लेकिन कानून की तरफ से कोई दायरा नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है रिचुअल्स। रिचुअल्स की बात करें तो अनुष्ठान वे औपचारिक और अक्सर धार्मिक समारोह होते हैं जिनके एक निर्धारित तरीके से किया जाता है। ये संस्कृति में गहरे जुड़े रहते हैं और इन्हें विशेष उद्देश्य के साथ किया जाता है, ठीक है। इसके साथ में ही आ जाता है आपके ट्रेडिशंस यानी कि जो पहले से की जा रही है, परंपराएं जो लंबे समय से फॉलो की जा रही है। तो परंपराएं वे दीर्घकालिक रिवाज है, प्रथाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, जो समुदाय के मूल्यों और पहचान को आकार देती है। ये आपके क्या होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो है आपके नॉर्मली हम ये कहते हैं कि मुख्य रूप से
हाँ जी, तो ये बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मली इनसे क्या आता है, एक परिभाषा आती है, छोटी परिभाषा, ठीक है, या मान लो कोई भी दो में अंतर आ जाता है, ठीक है, तो उनमें आप अच्छे ढंग से इनको करके आ सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम आपको इसके नहीं आएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हम और बात करते हैं, इनमें और बहुत सारी चीजें दी हुई है, जो जैसे कल्चर हो गई, तो कल्चर को हम क्या करते हैं और भी अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, ये पास होती है जनरेशन से लेकर जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। हमारे माता पिता थे, उन्होंने हमको सिखाया, ठीक है, कि ये हिंदुओं की जो कल्चर है, ठीक है, पूजा पाठ ऐसे करते हैं, ये चीजें ऐसे होती है, ठीक है, जो है हम और बहुत सारे काम करते हैं, वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, ठीक है, हमारा पहनावा हो गया, हमारी बोलचाल हो गई, ये सभी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो हमारी जो पहले की जनरेशन थी, उन्होंने हमें सिखाया, हम आगे की जनरेशन को सिखाकर जाते हैं, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है, उन इनमें और भी बेसिक बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीडर से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और यहाँ से भी आपको एक तो लोकल लीडर वाला क्वेश्चन बन सकता है कि जो है आपके लोकल लीडर क्या होता है, उसका एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, या नॉर्मली जो है लीडरशिप क्या होती है, ठीक है, लीडर के जो सिलेक्शन के मेथड है वो बताइए, इसके अलावा लीडर के टाइप बताइए, ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लीडर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक लीडर होता क्या है, ठीक है, तो लीडर होता क्या है, तो इसको बेसिकली ऐसे समझो कि लीडर एक आदमी ही होता है, लेकिन वो क्या करता है, हमें एक फिक्स लक्ष्य की ओर जाने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। मान लो आपका उद्देश्य और मेरा उद्देश्य एक ही है, ठीक है, तो मैं मान लो लीडर हूं, तो मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि हमें वहां तक जाना है, ठीक है, हमें वहां तक पहुंचना है, चाहे किसी भी वे में हम पहुंचे, लेकिन वहां पर हमें जाना ही है। ये लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये एक लीडर ही कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2047 तक हमें क्या करना है, भारत को विकसित बनाना है, ठीक है, डेवलप कंट्री बनानी है। तो वो लीडर हो गए और हमारा एक लक्ष्य हो गया, ठीक है, हम सब पूरे देशवासी हैं, वो हमारे लीडर हैं और वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि वहां तक हमें जाना है। तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, लीडर की क्वालिटी होती है कि वो सबको साथ लेकर चलता है, साथ में काम करता है। आगे बात समझ में, तो उसी प्रकार यहां देखने को मिलेगा, नेता वह व्यक्ति है जो दूसरों को प्रभावित करता है, किसके लिए, प्रेरित करता है, एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। सामान्य लक्ष्य का मतलब सबका कॉमन एक ही लक्ष्य है, ठीक है, सबका कॉमनली क्या है, एक ही टारगेट है, उस दिशा में मार्गदर्शन करता है। एक नेता जिम्मेदारी लेता है, पहलों को चलाता है, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई जो इनिशिएटिव्स है उनको आगे बढ़ाता है, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है जो किसी समूह या समुदाय के भविष्य को आकार देते हैं, ठीक है, वो आपके लीडर की क्वालिटी होती है, वो एक लीडर काम करता है। आगे बात समझ में, तो कॉमन लक्ष्य होता है, उसकी ओर आगे बढ़ाने का काम किसका होता है, लीडर का होता है, नई नई चीजें करना, नए नए विचार प्रस्तुत करना, ठीक है, ये सब किसके पार्ट होते हैं, लीडर के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या उसके जो है विशेष तत्व होने चाहिए, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो एक लीडर हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, ठीक है भाई, या तो वो हमें मोटिवेट करेगा, और हमें कब मोटिवेट करेगा, जब खुद मोटिवेशन से भरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो एक लीडर हमेशा दूसरों को क्या करे, मोटिवेट करे और हमारे साथ मिलकर काम करे। इसके अलावा वो इंस्पायर करे अदर टू परफॉर्म बेटर, लोगों को इंस्पायर करे कि आप बेस्ट कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, इसके लिए लोगों को क्या करे, मोटिवेट करे, उनको आगे बढ़ाए, ये लीडर की क्वालिटी होती है। इसके बाद में दूसरा, प्रोवाइड करे ए विजन, विजन का मतलब एक लक्ष्य, ठीक है, एक जो है उद्देश्य, लक्ष्य प्रोवाइड करवाने वाला होना चाहिए। गाइड करे पीपल्स को इन अचीविंग कलेक्टिंग गोल्स, जो आपका हमारा सबका एक उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करे, जो है मुख्य उद्देश्य वो ही रहता है कि गाइड करे लोगों को। इसके बाद में आ जाता है डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर की, ठीक है, यानी कि किसी भी लीडर की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है, डिसीजन लेना, ठीक है, यानी कि ये निर्णय लेना कि समाज को कहां लेकर जाना है, लोगों को कहां पहुंचाना है, ये निर्णय लेने की कैपेसिटी किसमें होती है, एक लीडर में होती है। इसके बाद में लीडर क्या करता है, लीडर इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, एक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को, एक्शन को क्या करेगा, जो है इन्फ्लुएंस करेगा। प्ले ए वाइटल वो पाइवोटल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन
जिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्स, यानी कि जितने भी रिसोर्स है, जितनी भी आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको सही ढंग से चलाने के लिए जो है आपके लीडर में क्वालिटी होती है, वो यही कर सकता है, लीडर कर सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीडर की बात कर लेते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर यानी कि स्वैच्छिक लीडर, ऐसे लीडर जो कि बिना समूह से परामर्श किए निर्णय लेते हैं और गतिविधियों को अन्यथा योगदान के बिना निर्देशित करते हैं। एक नेता जो बिना चर्चा किए सख्त आदेश देता है, यानी कि ये ऐसे नेता होते हैं जो कि आपके किसी से पूछते नहीं है कुछ भी, खुद को लगा भाई ऐसा करना चाहिए तो वो वैसा ही निर्णय ले लेते हैं। दूसरी बात, लोकतांत्रिक नेता। लोकतांत्रिक नेता क्या होता है, तो ये कभी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में टीम के सदस्यों को शामिल करता है। ठीक है, ये जब भी निर्णय लेगा तो पहले टीम को शामिल करेगा, पहले टीम वालों को बुलाएगा, उनसे पूछेगा, उसके बाद में ही आगे बढ़ेगी बात। एक नेता जो नियमित बैठक आयोजित करता है और निर्णय में सभी को शामिल करता है, सभी से पूछता है कि क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा, वो सारी क्वालिटी किसमें होती है, एक लीडर में होती है। ठीक है, और वो लोकतांत्रिक लीडर होता है। लेसे फेयर लीडर ये न्यूनतम पर्यवेक्षण प्रदान करता है और समूह को निर्णय के लेने के लिए स्वतंत्रता देता है। ठीक है, एक प्रबंधक जो कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति देता है, वो आपके क्या होता है, लेसे फेयर नेता होता है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ये क्या होता है, तो ये दूसरों को प्रेरित करने और प्रेरणा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है, दूसरों को मुख्य रूप से क्या करता है, मुख्य रूप से दूसरों को जो है आपके कि वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा चुनौतियों को स्वीकार करे, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट रहे, आगे बढ़ते रहे, उसके लिए काम करते रहे, वो आपके ट्रांसफॉर्मर नेता होते हैं। इसके अलावा दो नेता के और टाइप में बता देता हूं, यहाँ पर मेंशन नहीं है, आपको ध्यान रखना है। एक तो फॉर्मल लीडर होता है, ठीक है, फॉर्मल लीडर होता है, एक इनफॉर्मल लीडर होता है। ठीक है, फॉर्मल लीडर का मतलब जो कि चुना जाता है एक फॉर्मल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, जैसे लोकतांत्रिक जो नेता होते हैं ना, वो चुने जाते हैं, जो है हम लोग वोट देते हैं, वोट के बाद में वो चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मल नेता होते हैं। इनफॉर्मल नेता का मतलब उसको चुनेंगे नहीं, कोई एक विशेष प्रतिभा होने की वजह से या लोगों में जो है उसकी जान पहचान ज्यादा होने की वजह से उसको नेता बना दिया जाता है, वो आपका इनफॉर्मल नेता होता है। ठीक है, तो ये दोनों भी ध्यान रखना, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल लीडर इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो स्थानीय नेता होता है, क्योंकि जब भी एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन का काम करना होता है, ठीक है, सूचनाओं को पहुंचाने का काम होता है, तो वहां पर ग्रामीण लोगों में से किसी एक को लीडर बनाना पड़ता है, क्योंकि वही आपका जो है चीजों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो जब लोकल लीडर चूज किया जाता है तो वो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। स्थानीय नेता वे व्यक्ति होते हैं जो स्थानीय समुदाय में विश्वसनीय, सम्मानित होते हैं, जिनके पास दूसरों को मार्गदर्शन प्रेरित करने की क्षमता होती है, ताकि वे कृषि प्रथाओं को अपनाए और उत्पादकता और कल्याण में सुधार कर सके। तो लोकल स्थानीय लोग ही होता है, वहां के लोग होते हैं, लेकिन वो वहां का एक प्रतिष्ठित लोग होता है। ठीक है, प्रतिष्ठित आदमी होता है, उसको लीडर बनाया जाता है। इसके बाद में आ जाता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये क्या करता है, ट्रस्ट एंड इन्फ्लुएंस करता है। एक तो इस पर लोगों को क्या होता है, विश्वास होता है, और ये लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये कहता है कि मैंने ऐसा किया है, आप भी ऐसा ही करो, इससे आपको जो है लाभ होने वाला है, और लोग उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए उनकी बात मान भी देते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, ये आपको वे स्थानीय भाषाएं, रीति रिवाज और प्रथाओं से परिचित होते हैं जिनमें उनके कृषि तकनीकों और प्रभावी रूप से संप्रेषित करने में सुविधा मिलती है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव जो है मुख्य रूप से क्या है, लोगों को इफेक्टिवली बताते हैं कि ये करना चाहिए। कम्युनिटी इंगेजमेंट, लोगों को भागीदारी, यानी कि सबको साथ में लेकर चलने वाला स्थानीय नेता होता है। नॉलेज को बढ़ाने वाला, ज्ञान के अंतर को मिटाने वाला, यानी कि मान लो मैं ये जानता हूं क्योंकि मुझे लोगों ने बता दिया है, लेकिन जो है स्थानीय लोग नहीं जानते हैं, तो उनको उसके बारे में बताना, उस गैप को कम करना, ठीक है, उनको सूचनाएं देना, ये किसका काम होता है, वही उसी नेता का होता है। इसके अलावा स्थिरता लाता है, यदि किसी प्रकार की कोई जो है किसी प्रकार की कहासुनी हो जाती है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी लाने का काम भी इसी का होता है।
ठीक है। इसके बाद में मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ लोकल लीडर, लोकल लीडर को कैसे चुनते हैं, या तो चुनाव कर लेंगे, ठीक है, चुनाव सब जानते हैं, एक जो है लोकल लीडर खड़ा किया जाएगा, एक या दो लोकल लीडर खड़े किए जाएंगे, उनमें से भाई इनमें से जो आप पसंद करते हो उसको क्या दे दो, जो आपके मुख्य रूप से वोट दे दो, उसको चुन लिया जाएगा। दूसरा होता है अपॉइंट करना किसी अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, मान लो यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी अपॉइंट कर देगी कि इसको लीडर बनाना है, ठीक है, ये आपके अपॉइंट कर दिया। इसके अलावा समुदाय आधारित चयन करना, कम्युनिटी के आधार पर चयन करना, स्थानीय नेताओं का चयन अनौपचारिक समुदाय आधारित प्रक्रिया के माध्यम से भी किया जाता है, जहां समुदाय के सदस्य उन उम्मीदवारों का नामांकन और मतदान करते हैं जिन्हें वे नेतृत्व करने में सक्षम मानते हैं, ठीक है। ये छोटे या ग्रामीण समुदाय में सामान्य होते हैं, जहां नेता वह व्यक्ति होता है जिसे पहले से मजबूत स्थानीय प्रभाव देखने को मिलता है। वॉलंटरी नेता स्वैच्छिक यानी कि सबकी इच्छा होती है उसे ही नेता बना देना, ठीक है। कुछ मामलों में व्यक्ति नेतृत्व भूमिका निभाने के लिए स्वेच्छा से आते हैं और समुदाय उन्हें उनके समर्पण और सेवा करने की इच्छा के आधार पर स्वीकार करते हैं। ये कृषि विस्तार परियोजनाओं और में सामान्य होते हैं, जहां व्यक्तियों की कृषि प्रथाओं में सुधार करने के लिए उत्सुक होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। इसके बाद में आ जाता है जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, उससे आप क्या समझते हैं उसकी परिभाषा दीजिए और उसके बारे में कुछ बहुत जरूरी चीजें बताइए। देखो एजुकेशन साइकोलॉजी होती क्या है, ठीक है। तो साइकोलॉजी का तो हम समझते हैं कि दिमाग से संबंधित कोई भी चीज को हम ढूंढते हैं तो वो साइकोलॉजी का ही पार्ट होती है। दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग क्या सोचता है, हमारे विचार कैसे काम करते हैं, ठीक है, लोगों के विचार कैसे काम करते हैं, ये सोचने का काम किसका है, ये साइकोलॉजी बताती है, ठीक है, दिमाग की विज्ञान साइकोलॉजी है। दूसरा एजुकेशन पे दिमाग का कैसे असर होता है, ठीक है, एजुकेशन से दिमाग पर क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं, ठीक है, या एजुकेशन लेने से या दिमाग के एजुकेशन को अडॉप्ट करने से क्या क्या चेंज आते हैं, ये सारी चीजें हम एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। और जहां पर एग्रीकल्चर की बात है तो एग्रीकल्चर में नई नई चीजें सीखना पड़ता है, ठीक है। तो एक एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो किस प्रकार से मदद करती है एक्सटेंशन एजुकेशन में, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान वह शाखा है जो कि यह अध्ययन करती है कि व्यक्ति शैक्षणिक वातावरण में कैसे सीखते हैं, विकसित होते हैं। इनमें सीखने, स्मृति और समस्या समाधान की प्रक्रिया और सीखने पर मनोविज्ञान तत्वों के प्रभाव को समझना शामिल होता है। यह शैक्षणिक परिणामों को सुधारने के लिए मनोविज्ञान सिद्धांतों और विधियों को लागू करने में मदद करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें होती है। इसके अलावा बात करते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान के मुख्य पहलू, ठीक है। लर्निंग थ्योरीज की बात करते हैं, सीखने के सिद्धांतों की बात सबसे पहले करते हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान विभिन्न सीखने के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जैसे व्यवहारवाद हो गया, संज्ञात्मक हो गया, संरचनात्मक हो गया। ये समझने में मदद करते हैं कि व्यक्ति ज्ञान और कौशल से कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो लर्निंग थ्योरी ये हमें एजुकेशन साइकोलॉजी की बताती है। दूसरा हो गया जो आपके संज्ञात्मक विज्ञान है, को जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसे होता है उसकी बात कर लेते हैं। यह इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि संज्ञात्मक प्रक्रिया जैसे कि स्मृति, धारणा, तर्क व्यक्ति के विकास के साथ कैसे बदलती है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आदमी बढ़ता है तो उसकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, उसकी स्मृति कैसे काम करती है, यानी कि दिमाग कैसे काम करता है। ये सारी चीजें कब बढ़ती है, जब आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जैसे जैसे शिक्षा लेता है उसकी वैसे वैसे कैसे परिवर्तन आता है, ठीक है। व्यक्तिगत अंतर की बात करें तो शैक्षणिक मनोविज्ञान यह समझने में मदद करता है कि छात्र सीखने की शैलियों, बुद्धिमत्ता और प्रेरणा के मामले में कैसे भिन्न होते हैं, उनके शैक्षणिक परिणामों को प्रभावित कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, मोटिवेशन कैसे मदद करता है, ये सारी चीजें इसी का पार्ट होती है। कृषि विस्तार में मनोविज्ञान का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमें यह पता चल जाए कि लोग कैसे सीखते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे उन पे प्रभाव आता है, तो हम किसानों को भी वैसे ही सिखा पाएंगे, ठीक है। किसानों को भी हम वैसे ही काम करवा पाएंगे। भाई जो है किसानों का नेचर ऐसा है कि वो अडॉप्ट नहीं करते हैं चीजों को अधिकतर, ठीक है। नई जो टेक्नोलॉजी आते हैं उसको अडॉप्ट करने से डरते हैं, तो कैसे कर करा के उनको मोटिवेट करके कैसे उनको वो चीज अडॉप्ट करवाई जाए, ये आपके साइकोलॉजी सिखाती है, ठीक है। तो जो लर्नर की आवश्यकता है उसको समझने में मदद करती है पहली बात। तो अब यहाँ पर लर्नर कौन है, तो लर्नर आपका किसान है। तो पहली बात तो किसान की क्या आवश्यकता है इसको समझने में मदद कौन करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी करती है, पहली बात। दूसरी बात, शिक्षण विधियों में सुधार, कैसे हम बेहतर तरीके से सिखा पाए,
ठीक है, कैसे हम बेहतर तरीके से किसानों को सिखा पाए, कौन सी विधि द्वारा सिखाए कि उनको ज्यादा चीजें समझ में आए। ठीक है, ये दूसरी बात कौन सिखाती है, एजुकेशन साइकोलॉजी सिखाती है। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा है मोटिवेशन एंड बिहेवियर चेंज, यानी कि जो है किसानों में मोटिवेशन कैसे दिया जाए, उनका बिहेवियर चेंज कैसे किया जाए, ये सारा कौन सिखाती है, आपके एजुकेशन साइकोलॉजी ही सिखाती है। कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को यह समझने में मदद करता है कि किसानों को नई तकनीक प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित कैसे करें, इन पर मनोवैज्ञानिक तत्वों का समझकर विस्तार कार्य उचित प्रेरक तकनीकों का उपयोग करके व्यवहार में बदलाव व प्रोत्साहन कैसे करें। ठीक है, कैसे उनको मोटिवेट करें कि नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, कैसे उनको मोटिवेट करें कि इस और बढ़ो ताकि आपका कल्याण हो। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी लोगों से हमें कैसे बात करनी चाहिए, किसानों से हमें कैसे बात करना चाहिए, ये भी सिखाने का काम करती है। क्योंकि मान लो जो सिखाने वाले हैं, जो एक्सटेंशन वर्कर है, वो आपके दूसरी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन गांव वाले तो दूसरी भाषा समझते हैं। ठीक है, किसान तो अपनी जनरल जो लोकल लैंग्वेज है वो समझते हैं। तो उस लैंग्वेज में कैसे समझाया जाए चीजों को ताकि किसानों को सही ढंग से समझ में आए, वो बात आपके किस में होती है, एजुकेशन साइकोलॉजी उसको भी सिखाती है। ठीक है, असेसमेंट में और इवोल्यूशन में मूल्यांकन और आकलन जो हो गया, इसमें भी लास्ट में ये सीखने में मदद करती है कि कितना किसानों ने सीखा और कितना नहीं सीखा। ठीक है, कौन से मेथड से सही टीका सीखा और कौन से नहीं सीखा। ठीक है, ओवरकमिंग बिहेवियर टू लर्नर, सीखने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी मनोविज्ञान का हाथ होता है। ठीक है, मनोविज्ञान ये बात भी सिखाती है कि किस प्रकार से जो सीखने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हम कम कैसे कर सकते हैं, उनको दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें भी कौन सिखाती है आपको, मनोविज्ञान ही सिखाती है। तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है और खासकर एक्सटेंशन एजुकेशन में। ठीक है, तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रामीण समाज शास्त्र जो रूरल सोशियोलॉजी है वो क्या है, उसका अर्थ समझाइए, उसका कृषि में विस्तार महत्व समझाइए, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। रूरल सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं, यानी कि जो सामाजिक परिवेश है वो कैसा है, ग्रामीण सामाजिक परिवेश। ठीक है, तो रूरल सोशियोलॉजी ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक संरचना, रिश्तों, समस्याओं का अध्ययन है। यह ग्रामीण समुदाय, उनके परंपराओं, मूल्यों, संस्थाओं और सामाजिक परिवर्तन को समझने में ध्यान केंद्रित करता है, उनकी ओर हमारा ध्यान लेके जाता है। ठीक है, किसान कैसे हैं, लोग कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं, कौन सी चीज अपनाना चाहते हैं, ये सारी चीजें सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूरल सोशियोलॉजी को सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है यह व्यक्तियों उनके समुदाय के बीच परस्पर क्रियाओं का परीक्षण करते हैं। ठीक है, यानी कि लोग सोसाइटी से कैसे जुड़े हुए हैं यह बताता है, जिसमें ग्रामीण समाज में परिवार, धर्म, शिक्षा, अर्थ यानी कि अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संरचना की भूमिका होती है। इन सब चीजों को भाई धर्म में कैसे हैं, अब जो है आपके ज्ञान में कैसे हैं, कौशल में कैसे हैं, ठीक है, जातिवाद कितना है, ये सारी चीजें समझने में कौन मदद करता है, रूरल सोशियोलॉजी करती है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है कृषि में ग्रामीण समाजशास्त्र का इंपॉर्टेंस। ठीक है, वही बातें जो अधिकतर हम पहले देख के आ चुके हैं, जो हमने किसमें एजुकेशन साइकोलॉजी में समझी थी, वही बातें यहाँ पर समझनी है कि एजुकेशन साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग एंड रूरल कम्युनिटी, यानी कि ये मदद करती है अंडरस्टैंड करने में, किसको, रूरल कम्युनिटी को, जो ग्रामीण लोग हैं उनका व्यवहार समझने में, उनकी संस्कृति समझने में, उनका सामाजिक नेचर समझने में हमें मदद करता है। ठीक है, ग्रामीण लोगों को समझेंगे, उनकी सोसाइटी को समझेंगे, तभी तो उनको कुछ सिखा पाएंगे। ठीक है, तभी तो उनको नई चीजों के बारे में बता पाएंगे। इसके बाद में अडॉप्टिंग एक्सटेंशन प्रोग्राम, ये हेल्प करती है कि कौन सा एक्सटेंशन का प्रोग्राम यहाँ पर अडॉप्ट किया जाना चाहिए। ग्रामीण समाज शास्त्रीय तत्व जैसे परिवार की संरचना, जाति, स्थानीय परंपराओं को समझने से विस्तार एजेंटों को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशीलता कार्यक्रम डिजाइन करने में मदद मिलती है, जो कि ग्रामीण मूल्यों और प्रथाओं के अनुरूप होते हैं। ठीक है, तो जो ग्रामीण लोग मानते हैं वहां पर जो नेचर है उसी प्रकार का जो है नई सिखाने वाली टेक्नोलॉजी लेकर आए। ये चीजें सिखाने का काम कौन करता है, एजुकेशन एक्सटेंशन। इसके बाद में आ जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, वही बातें जो पहले सिखाई गई थी,
सही ढंग से बात करना, किसानों से कैसे बात करें, गांव वालों से कैसे बात करें कि उनको नई चीज के बारे में समझ में भी आए, वो उसको लागू भी करना चाहिए, उसको अडॉप्ट भी करना चाहिए, ये सारी चीजें कैसे समझ में आए उनके, ठीक है, ये सारी चीजें भी इसी में देखी जाती है। प्रमोट सोशल चेंज, जो लोगों में जो बदलाव है वो लाने के लिए आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन काम करती है, रूरल सोशियोलॉजी काम करती है, ठीक है। कैसे काम करती है, मान लो किसान परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अब आप चाहते हो कि किसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, वो ज्यादा से ज्यादा सीखे और प्रोडक्शन को बढ़ा सके, ठीक है, तो इसके लिए मदद कौन करेगा, रूरल सोशियोलॉजी, ठीक है। जो रिसोर्स का मैनेजमेंट है, रिसोर्स का मैनेजमेंट, क्योंकि किसानों के पास पानी भी अवेलेबल है, किसानों के पास जमीन भी अवेलेबल है, ठीक है, और किसानों के पास खाद बीज भी अवेलेबल है। अब उसका सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि रिसोर्स तो सारे ही हैं लेकिन उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उनका सही ढंग से इस्तेमाल कैसे हो सके, इसके लिए जो है किसानों को सिखाया जाता है। इसके अलावा समाजशास्त्र का कृषि में क्या योगदान होता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो समाजशास्त्र क्या करता है, आपके अंतर विभागीय दृष्टिकोण से किसानों को सिखाने का काम, इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं रूरल सोशियोलॉजी का और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, ठीक है। सामाजिक, जो ग्रामीण समाजशास्त्र और कृषि विस्तार आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये दोनों का उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन को सुधारना है, ठीक है। रूरल सोशियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि गांवों को सिखा सके। एक्सटेंशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सटेंशन से निकलने वाली जो चीजें हैं वो गांवों के लिए फायदेमंद होती है, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी से निकलने वाला जो नॉलेज है वो आगे चल के गांवों के काम में आएगा, ठीक है। तो दोनों का उद्देश्य एक ही है, तो जुड़ी हुई है। सामाजिक समाजशास्त्र उन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तत्वों को समझने का आधार प्रदान करता है जो कि कृषि प्रथाओं को प्रभावित करते हैं, जबकि कृषि विस्तार इस समझ का उपयोग करके प्रभावी ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करता है। पहले तो जो रूरल सोशियोलॉजी है वो ये समझती है कि यहाँ के किसान कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं, नई नई चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर एक्सटेंशन एजुकेशन की मदद से वहां पर एक नया मॉडल तैयार किया जाता है कि इनको कैसे सिखाया जाए, ठीक है। तो दोनों का रिलेशन हो गया। इसके बाद में मार्गदर्शन करने का काम किसका है, वो गाइड द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये दोनों ही क्या करते हैं, गाइड करते हैं नई नई जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है उसके लिए। ग्रामीण समाजशास्त्र कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि तकनीकों का अपनाने में आने वाली बाधाओं की पहचान करने में मदद करते हैं। ग्रामीण विश्वास और मूल्यों को समझने में विस्तार कार्यक्रम इस तरह से अनुकूलित किए जा सकते हैं कि प्रतिरोध को दूर किया जा सके, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसको रूरल सोशियोलॉजी से क्या करना है, हटाना है, उस प्रॉब्लम का निवारण करना है और एक्सटेंशन की मदद से जो है नई नई चीजें लोगों को सिखाना है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है एम्पावर करना रूरल कम्युनिटी को, लोगों को क्या करना, एम्पावर करना। एम्पावर का मतलब सशक्त बनाना, उनको नॉलेज में, उनको पावर में, उनको पैसों में, सब में सशक्त बनाना, ये उद्देश्य किसका होता है, रूरल सोशियोलॉजी का और एक्सटेंशन का, और ये दोनों मिलकर इसमें काम करती है। इसके बाद में आ जाता है अनकरेज पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ठीक है। मान लो जो आप गांव में सिखाने गए लेकिन गांव में 10 लोगों ने ही भाग लिया, ठीक है। अब जो आपकी रूरल सोशियोलॉजी है उसकी मदद से लोगों के दिमाग में आप ये सेट कर सकते हो कि कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा सीखने में भागीदारी निभानी चाहिए, ये चीज सीखने से हमारा जीवन कैसे सुधर सकता है, ये चीजें कौन बताएगा, ये आपके रूरल सोशियोलॉजी बताएगी और एक्सटेंशन में उसको मदद होगी। तो ये दोनों चीजें ही जो है यहाँ पर भी मदद करती है, यहाँ पर भी इनका इंटर रिलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप देखने को मिलती है, तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। इसके बाद में ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है सारी चीजें। और बेसिक बातें बता दूं, अधिकतर हमने चीजें कवर कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। फिर भी आपको ये पीडीएफ पढ़नी है, ठीक है, तो आप ब्राइट एग्रो क्लासेज पर जो है ऐप है उस पे जाओगे, ब्राइट एग्रो क्लासेज का जो ऐप है वहां पर जाओगे, वहां पर जाकर आप डिस्कस करोगे, ठीक है। डिस्कस का मतलब वहां पर जाकर देख लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अलग से फोल्डर बनाया हुआ है उसमें मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ में यदि किसी प्रकार का आपका कोई भी इश्यू हो
ठीक है। तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप सारी प्रॉब्लम का जो सॉर्ट आउट है वो कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी आपको किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, ये नंबर आपके एग्रीकल्चर वालों की सहायता के लिए ही है। ठीक है, आपको वहां पर मिल जाएंगे, आपको जो है रिप्लाई दिया जाएगा, आपसे बात होगी और आपको सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें थी, ये हमारा प्रयास था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।